प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब दिया और सरकार द्वारा उठाए गए तमाम कदमों का जिक्र किया। उन्होंने तथ्यों के जरिए अपनी बात को सामने रखा और कोशिश की कि विपक्ष द्वारा किए जा रहे दुष्प्रचार का तर्कपूर्ण ढंग से वो जवाब दें। उन्होंने जहां सहयोग करने के लिए विपक्ष का धन्यवाद दिया तो वहीं कांग्रेस को आड़े हाथ भी लिया। आज इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह। बहुत बहुत स्वागत है रामकृपाल जी। तो प्रधानमंत्री के भाषण में सभी कुछ था, किसी को जवाब था, किसी को सलाह थी, किसी को नसीहत थी और खुद क्या कुछ किया है उनकी सरकार ने उसका भी एक लेखा जोखा था। किस तरह से देख रहे हैं इस कंप्लीट पैकेज वाले भाषण को? देखिए, अगर मैं ओवरऑल कहूँ तो लोकसभा में जो भाषण उनका हुआ था उसको लेकर के बाद में थोड़ी सी आलोचना ये सब हुई। मुझे लगता है कि इस आज जो उन्होंने राज्यसभा में दिया है उसमें उस तरह की कोई आलोचना की गुंजाइश नहीं है और जो उन्होंने बातें उनको कहनी होती है, कोई भी सत्ता पक्ष में होता है अपनी उपलब्धियां गिनाता है और सारी उन्होंने एक शालीन ढंग से और एक काफ़ी कुछ उन्होंने कह दिया, चुनौती भी दी और एक तरह से कहते हैं हाथ भी बढ़ाया कि चलो मिल के चलें। और उसमें जो उन्होंने कहना होता है कि एक डेमोक्रेसी में जो है यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता। तो सीधी बात है कि 5 साल के बाद लड़ाई तो वहाँ होती है मैदान में, लोक सत्ता के लिए जनता के पास जाना पड़ता है, वो चुनती है। इस गैप के दौरान एक पॉजिटिव होना चाहिए कि जो चीज़ें राष्ट्रहित में है उसका साथ देना चाहिए। वो उनका संकेत यही था कि वो मौके फिर आएंगे कि हमको गिरा करके आप अगर चल सकते हो तो चल लो, लेकिन वो मौके आते हैं 5 साल के बाद। एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, उसके साथ होता है। बाकी इसमें जैसा उन्होंने किया और जैसा आज माहौल बना उसके बाद मैं काफ़ी देर तक देखता भी रहा, तो आज एक ये लगा है कि बाकी सारे बिल कम से कम इसमें काफ़ी कुछ बिल इसमें पास होंगे। मैं जीएसटी की बात तो नहीं कर सकता, लेकिन जैसे रियल एस्टेट बिल है, बैंकरप्सी बिल है, तो ये सारे बिल हर चीज़ तो नहीं लेकिन जितने पेंडिंग है उसमें देश के सामने जो सबसे बड़ी समस्याएं हैं, मुझे ऐसा लगा कि आज ओवरऑल देख करके कि एक पॉजिटिव माहौल हुआ है। मोदी जी के भाषण से कोई ऐसी बात नहीं निकली है जिसको लेकर के आलोचना करने की बात बने। एक बात मैं जरूर कहूँगा कि स्वस्थ परंपरा में, मैं मेरे हिसाब से नहीं, एक परंपरा रही है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण कोशिश करके ये होता है कि उसमें कोई संशोधन के बिना पास किया जाए, बात अपनी राय कह लीजिए। बिल्कुल। और एक ऐसा मुद्दा था जो सबको पता है कि ये स्टेट सब्जेक्ट है। लोकल बॉडीज का इलेक्शन प्योरली स्टेट सब्जेक्ट है और वो मताधिकार पर नहीं है और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी। हम उस पर डिबेट कर रहे हैं जो राज्यों के जो स्टेट लिस्ट में है और जिस पर अरुण जी ने बार बार कहा कि भाई ये गलत चीज़ है, लेकिन ठीक है चूंकि आपका बहुमत है इसलिए आपने संशोधन करा लिया। मुझे लगता है अगर इससे आज बचा जाता तो एक बेहतर होता, क्योंकि वो उसका कोई बहुत मतलब नहीं निकलता है ना। जो चीज आप कर ही नहीं सकते हैं दिखाने के लिए कि आपने ये सिर्फ सो किया कि राज्यसभा में हम लोग वर्चस्व हमारा है। ये सिर्फ एक दिखाने के लिए कि वर्चस्व है। आप किसी एक बड़ी परंपरा को, जो एक स्वस्थ परंपरा थी, कल को ऐसे बहुत सारे मौके आते हैं, सत्ताएं आज कोई बैठा हुआ है, कल कोई बैठेगा, कल बीजेपी विपक्ष में होगी, राज्यसभा में अगर वो मेजॉरिटी में रहेगी, तो ये दूर तक सोचना चाहिए, मुझे ऐसा लगा। हालांकि ये हक है, उन लोगों का ये अधिकार है जो बहुमत में है, अपर हाउस है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये फ्यूटाइल एक्सरसाइज थी, इससे अगर बचते तो आज बहुत अच्छा होता। ये जो संसदीय परंपराओं की बात की, आज प्रधानमंत्री ने भी उसकी तरफ इशारा किया और उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा लग रहा है कि जब 12-12 बजे तक डिबेट हो रहा है और लोग थक नहीं रहे हैं, लोगों में ज्यादा जोश नजर आ रहा है और जो सहयोग किया सदस्यों ने, विपक्ष ने भी इस मामले में, उसका भी उन्होंने आभार व्यक्त किया, है ना। लेकिन हम देखते हैं कि इस तरह काफी कुछ बाधित किया जाता है, खासतौर से राज्यसभा में। उन्होंने कहा कि तो महाजनों की जगह है जहां हमारे वरिष्ठ बैठते हैं, तो काफी कुछ वो कहते हैं ना कि उनके पाले में जाकर गेंद को छोड़ा है। कि आपको लगता है कि इससे ज्यादा अच्छी सोच कहीं डेवलप होगी, जैसे कि आप कह रहे हैं कि हो सकता है कि आने वाले समय में बिलों को पास करने का जो रास्ता है वो पास होगा। एक देश का माहौल भी होता है। आखिर में जो वो जुवेनाइल वाला जो मामला था, जब लोगों को लगा कि अब देश में
काफी आक्रोश हो रहा है, तो आखिर पास हुआ ना। बिल्कुल हुआ। तो हम ऐसा क्यों इंतजार करते हैं कि देश में इतना गुस्सा हो जाए? जो काम आपको बिना देश के गुस्से के करना चाहिए, जो नेशनल इंटरेस्ट में है, उसको उस लेवल तक मत ले जाइए कि कल को धरना प्रदर्शन और वो हो। अब रियल एस्टेट बिल के लिए तमाम लोग, राहुल जी से भी मिल चुके हैं, सबसे मिल चुके हैं, सबको पता है कि बायर कितना परेशान हो रहा है। वो आम आदमी है, बिल्कुल, वो सबका वोटर है, किसी एक पार्टी का वोटर नहीं है। तो इन सब चीजों पर अगर आगे बढ़ करके विपक्ष का काम होता है कि जिसमें कोई राजनीति का मतलब नहीं है, जिस पर आपके बहुत सारे बिल तो यूपीए के जमाने के हैं, और आज मोदी जी कह रहे थे कि बहुत सारी चीजें हैं, मैं तो उन्हीं नीतियों को इम्प्लीमेंट कर रहा हूं। तो उसमें मुझे लगता है कि जो अब तक हुआ है वो अच्छा नहीं है, उसको कुरेदने से कोई फायदा नहीं है। राजनीति वो से ऊपर उठकर लेकिन काम मुझे करना लगा चाहिए। आज से जो माहौल एक पॉजिटिव बना है, हाँ। मैं आशावादी हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि देर आए दुरुस्त आए, हाँ। क्योंकि जनता भी अब देख रही है। बिल्कुल। तो किसी चीज में ठीक है, हम तर्क कर सकते हैं, लेकिन कई बार बहुत तर्क का कोई मतलब नहीं होता है। स्थितियां परिस्थितियां भी देखनी चाहिए। बिल्कुल। तो जनता के हित में मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे बिल इस बार पास होंगे, और अगर जीएसटी पास हो जाता है तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी जीत होगी, संसद की जीत होगी, किसी पार्टी की जीत होगी, किसी पार्टी की नहीं। क्योंकि ये जीएसटी बिल प्रणब मुखर्जी जी का, प्रणोदा का, चिदम्बरम जी का, पूरी कांग्रेस की सालों साल की मेहनत है। वो सिर्फ उसमें एक अमेंडमेंट जित करके वो मान लें न मान लें, मुझे लगता है कि वो इतनी बड़ी चीज नहीं है कि जिस पर वो नहीं हो सकता। रामकृपाल जी, एक चलते चलते एक सवाल, खासतौर से सब्सिडी का मामला बड़ा राजनीतिक रूप से संवेदनशील रहा है, हर सरकार के लिए रहा है, कांग्रेस के टाइम में भी रहा है और अभी भी। अब जबकि सरकार इस तरफ कुछ कोशिश कर रही है, प्रयास कर रही है, तो काफी कुछ दुष्प्रचार विपक्षियों की ओर से किया जाता है कि साहब आप पीछे खींच रहे हैं, आप सब्सिडी घटा रहे हैं, काट रहे हैं। इस बात को लेकर आज प्रधानमंत्री ने जो जवाब दिया है कि हम उसको युक्तिसंगत बना रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये भी एक ऐसी चीज है जो लोग भी सुन रहे हैं और लोग भी ये मान रहे हैं कि किस प्रकार से हम उसे रैशनलाइज करें? देखिए, मैं बताऊं आपको, जब आप एब्स्ट्रैक्ट बातें करते हैं तो उसके पीछे एक चाल होती है कि मेरे पास फैक्ट्स नहीं है, इसलिए एक हवाबाजी करो। आज मोदी जी ने ये बताया कि मैंने कहाँ कटौती की है। बिल्कुल। जो उन्होंने इवन चंडीगढ़ का जो उदाहरण भी उन्होंने जो दिया, तो उन्होंने बताया है कि किस किस खाते में गया है, उसके बाद कोई भी नहीं कुछ बोला। वही तो मेरा ये कहना है कि देखिए, विरोध के लिए विरोध करना एक अलग चीज होती है। मैं हमेशा इस बात का पक्षधर हूं कि इफ यू हैव फैक्ट्स, कम विद फैक्ट्स। बिल्कुल। आपके पास तथ्य है तो बताइए। बल्कि यहाँ तो इन्होंने राजीव गांधी के सपने को पूरा किया है। मैं तो ये कहूंगा नरेंद्र मोदी जी ने, राजीव गांधी जी कहते थे कि 1 रुपए में 85 पैसा गिर जाता है बाहर, लोग लूट लेते हैं, 15 पैसा पहुंचता है। अगर आज जो रियल जो जिसको चाहिए उसी को अगर सब्सिडी पहुंच रही है तो ये तो बहुत अच्छा है। चंडीगढ़ का उन्होंने उदाहरण दिया। और क्या आपने बताइए कितने लाख लीटर केरोसिन चंडीगढ़ में जाता था, जो कि चंडीगढ़ यहाँ पर कोई कुछ नहीं बोला। और अगर आज वो बंद हो गया, इसका मतलब है कि वो पैसा कहीं ना कहीं से ये मिडिल मैन के पास, जमाखोरों के पास, ये सब ब्लैक मार्केटियर के पास जाता था। तो एक आदमी अगर हमारी ही नीतियाँ कोई एक अच्छे ढंग से उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है तो साथ देना चाहिए। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया रामकृपाल जी, हमसे बात करने के लिए और विभिन्न पहलुओं पर अपनी बात रखने के लिए धन्यवाद आपका।